Welcome to the Abhyas Academy of Science Nagpur. In previous video we have started a lesson number 2 of unit number 1 and that was periodic properties. और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नाम का लेसन स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में देखे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। अब हम लोग चल रहे हैं उसी लेसन के सेकेंड वीडियो के तरफ और जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के तरफ जब जाते हो तो कुछ इंटरवल के बाद में, कुछ एलिमेंट्स के बाद में सर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ से कुछ मिलती जुलती दिखाई देती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कुछ इंटरवल ऑफ एलिमेंट के बाद में रिपीट होती है और उस रिपीटेशन को ही कहा जाता है पीरियोडिसिटी। So periodic properties are the properties which gets repeated after some interval of element. So these properties are called as periodic properties. और उन periodic properties में मुझे पहले पढ़ना है एक एटॉमिक साइज पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद में सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है मुझे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैं आईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और चौथी प्रॉपर्टी पढ़ना है मुझे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये सब चीज़ें सब बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की जो आपको हायर सेमेस्टर के लिए काम में आती है। सो हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के तरफ और जिसका नाम है एटॉमिक साइज। ये 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मुझे इस लेसन में पढ़ने हैं, उनका मतलब समझना है, वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं वो समझना है और उसके बाद में हमें देखना है कि उसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। जब आप अक्रॉस द पीरियड चलोगे तो सर एटॉमिक साइज की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। जब आप डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक साइज की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। उसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना है इन चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस में। सो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी के तरफ चल रहा हूं मैं और वो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक साइज। सो कोई भी एलिमेंट का एटम अगर हम लोग देखते हैं तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बताया था सबसे पहले कि कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा घटक अगर होगा, कोई भी मैटर का अगर सबसे छोटा घटक होगा तो वो है एटम। और एटम्स आर सपोज टू बी स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल मतलब 3 डायमेंशनल फुटबॉल की तरह ऐसे समझिए उसका साइज। सो उसका शेप के तरफ अगर चलता हूँ सो दिस इज द spherical shape of atom and at the center of the atom there is a small tiny massive nucleus where positively charged protons and neutral neutrons are present, whereas electrons are revolving around the nucleus in specific circular path and this path is called as orbit. So consider these are nothing but the इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने अलग अलग शेल में अलग अलग ऑर्बिट में रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हम लोग अगर देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पर है। अगर कोई फुटबॉल का अगर मुझे साइज देखना है तो फुटबॉल के सेंटर में जाना पड़ेगा और उसके सरफेस के पॉइंट तक का डिस्टेंस आप लोगों को गिनना पड़ेगा। जैसे कि आप सर्कल की अगर बात करते हो तो सर्कल का जो सेंटर होता है और द पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कमफरेंस मतलब लास्ट कॉर्नर पर जो होगा सर उसे आप लोग कहते हो उस सर्कल का रेडियस। वैसे ही मुझे ये स्पेयर के बारे में अगर बात करना है, एटम के बारे में अगर बात करना है और उसके साइज के बारे में अगर बात करना है तो सर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंडेड है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ सबसे कमजोर है। सो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में रहने वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सो अब सर यदि मैं इस
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस देखता हूँ तो इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है उस एटम का रेडियस, और उसी को हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस के टर्म में सपोज ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है, सपोज एक एटम है और एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस और उसमें पहले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्टेंस गिनोगे आप न्यूक्लियस के सेंटर से तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, तो और उसी को कहा जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो एक चीज यहां पर दिख रही है कि पहला जो एटम आपको दिख रहा है वहां एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आपको लार्ज दिख रही है, बड़ी दिख रही है, ये वैल्यू अंतर ज्यादा दिख रहा है, जबकि यहां पर ये अंतर कम दिख रहा है। सर दिस इज द स्मॉल वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जिन एटम का एटॉमिक रेडियस कम रहेगा डेफिनेटली उसका एटम साइज में छोटा रहेगा, और जिस एटम का एटॉमिक रेडियस बड़ा रहेगा डेफिनेटली वो एटम साइज में बड़ा रहेगा। इसका मतलब एटॉमिक साइज को गिना जाता है एटॉमिक रेडियस के टर्म में। सो मैं यहां पर कह सकता हूं कि एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस, इन द टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज को गिनने के लिए मुझे एटॉमिक रेडियस की जरूरत पड़ती है, और ये एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा एटम साइज में बड़ा रहेगा। अगर एक ही एलिमेंट के एटम की अगर बात करते हो तो एक ही एलिमेंट के सभी एटम सर उनका एटॉमिक नंबर समान रहेगा, तो डेफिनेटली सर उनका एटॉमिक साइज भी समान रहेगा, चाहे आप लोग कोई भी प्लैनेट से उसको लेकर आ जाओ। मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल साइज। आइडेंटिकल साइज सर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होती है, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा तो डेफिनेटली सर एटम का साइज भी चेंज होता जाएगा। कोई एलिमेंट का एटम साइज में छोटा दिखेगा तो कोई एलिमेंट का एटम ये साइज में बड़ा दिखेगा। सर इसका साइज जो होता है एटॉमिक रेडियस की जो रेंज होती है सो वो रेंज रहती है ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर की रेंज में। अगर एटम के साइज के बारे में अगर बात करते हो तो एटम का साइज ये 10 to the power -10 मीटर की रेंज में होता है, जिसको हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस, एंड दीज एटॉमिक रेडियस if मतलब higher is the atomic radius larger will be the atomic size। ठीक है, अब सर ये एटम का एटॉमिक रेडियस सही में गिनना आसान है क्या? तो मैं कहूँगा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल कोई एलिमेंट के एटम का एटॉमिक रेडियस गिनना? क्योंकि एटॉमिक रेडियस गिनोगे तभी तो आप एटॉमिक साइज का अंदाजा बता पाओगे। तो सर ये एटॉमिक रेडियस गिनना पॉसिबल क्यों नहीं? तो उसकी वजह है दो। सबसे पहले तो एटम का एटॉमिक रेडियस गिनने के लिए आपको न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी गिनना है। तो सर एक एटम मिलेगा कहाँ से? एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। और दूसरी डिफिकल्टी ये है कि अकॉर्डिंग टू द हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता होगा, यहाँ रहना चाहिए, यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन सर्टेनिटी के साथ में आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब दो वजह है कि एटॉमिक साइज को गिनना सर ये आसान चीज़ नहीं है। सबसे पहली वजह कि एटम्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, एंड सेकेंड द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टन। तो जो कुछ भी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हमारे पास में आई है वो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कोवेलेंट रेडियस के टर्म में, आयोनिक रेडियस के टर्म में, वैंडर वाल रेडियस के टर्म में गिनी जाती है बाय यूजिंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, और कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम एटॉमिक साइज की वैल्यू का
प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन 100% करेक्ट नहीं कह सकते। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज विच आर गिवन बाय the X-ray diffraction method, electron diffraction method, some spectroscopic technique by using the concept of covalent radius, ionic radius and van der Waal radius. So atomic size के बारे में हमने बात की है। अब हम लोग बात करेंगे कि atomic radius की definition क्या है। So definition of atomic radius, डेफिनेशन क्या है सर? कोई भी एटम का एटॉमिक रेडियस मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल is called as atomic radius, and atomic radius is measured by the X-ray diffraction method, measured by electron diffraction method and some spectroscopic method by using the concept of covalent radius, by using the concept of van der Waal radius, by using the concept of ionic radius. So whatever the value we observe in it any book, so these are the most probable values, not 100% correct values, most probable values। तो ये एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की। अब सवाल ये है सर, कौन से एलिमेंट का एटम ये साइज में बड़ा रहेगा और कौन से एलिमेंट का एटम साइज में छोटा रहेगा? मतलब कोई भी एलिमेंट के एटम का साइज कौन से फैक्टर्स तय करते हैं? तो सबसे पहले चाहे कोई भी यूनिट में आप लोगों को पूछा जाए कि एक्सप्लेन द टर्म एटॉमिक रेडियस, तो इतनी चीजें आपको लिखना है कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस, हायर इज द एटॉमिक रेडियस, लार्जर विल बी द एटॉमिक साइज। उसके बाद में आपको डेफिनेशन लिखना है एटॉमिक साइज की, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। उसके बाद आपको टेक्निक्स बतानी पड़ेगी कि एटॉमिक रेडियस इज ऑफ एनी एटम ऑफ एलिमेंट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर, जिसको एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड बाय द X-ray diffraction method, electron diffraction method, some spectroscopic technique by using the concept of that is covalent radius, ionic radius and van der Waal radius. Now question arises कि what are the factors which decides whether the atom of particular element will be larger in size or smaller in size? So we have to move towards the factors affecting the atomic radius. So factors affecting, ये तो हमारे atomic radius का introduction part दिया मैंने। So factors affecting the atomic radius, तो एटॉमिक रेडियस कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है? आप लोगों को ध्यान रखना है कि एटॉमिक रेडियस के कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझो तो सामने आने वाले जो कंसेप्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तो सर ये चीज़ें एटॉमिक साइज के ऊपर बहुतांश डिपेंड करती है। इसलिए ये जो पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये आप लोगों को समझना है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस, सो 3 फैक्टर्स दैट वी हैव टू एक्सप्लेन हियर, 3 फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज कैसे क्या डिसाइड करता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिसाइड करता है कोई एलिमेंट के एटम का साइज। सेकेंड, हम लोग फैक्टर के तरफ चलेंगे और उसे कहेंगे नंबर ऑफ शेल्स। सो नंबर ऑफ शेल्स। और तीसरा जो फैक्टर हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं और तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जा सकता है उसे। तो ये 3 फैक्टर की मदद से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से एलिमेंट का एटम साइज में बड़ा रहे, कौन से एलिमेंट का एटम साइज में छोटा रहे। सो पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है सर? कोई भी एटम के अगर हम लोग एटम का पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो एटम के सेंटर में होता है छोटा सा न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स।
सो न्यूट्रल न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, सो वी आर इंटरेस्टेड इन दीज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज का दिखता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस करता क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज्ड है, सो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस attracts the electron present in the atom and these electrons which are revolving around the nucleus. So definitely this positively charged nucleus will attract the negatively charged electron towards itself. And why nucleus bears positive charge? So only because of protons. सो कोई भी एलिमेंट में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, हाउ मच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से है। तो न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ये प्रोटॉन्स की वजह से है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, यदि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर 5 है तो आप कहोगे सर न्यूक्लियर चार्ज 5 है। अगर न्यूक्लियस के अंदर 15 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो आप कहोगे न्यूक्लियर चार्ज 15 है। यदि न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स है तो आप कहोगे न्यूक्लियर चार्ज 20 है। सर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम and which is responsible to give a charge to nucleus, so that is called as nuclear charge. So अभी हम 2-3 एटम हम लोग लेंगे, कोई भी रैंडमली कोई भी एटम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ बोरॉन नाम का एटम, मैं ले लेता हूँ सर बोरॉन के बाद में कार्बन नाम का एटम, मैं ले लेता हूँ वैसे ही नाइट्रोजन नाम का एटम। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, फिक्स रहता है। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, इट नेवर चेंजेस। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ही प्रोटॉन्स रहेंगे, 5 प्रोटॉन्स, और 5 एटॉमिक नंबर इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं और न्यूक्लियस के अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन्स है और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, एंड दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो मैंने 3 एटम ले लिया, जैसे बोरॉन का एक एटम लिया तो उसका 5 एटॉमिक नंबर है, तो सेंटर में है न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में रहेंगे बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कुल मिलाकर हो गए सर अब ये 5 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपना तरफ न्यूक्लियस। कार्बन की तरफ अगर चलता हूं तो कार्बन का न्यूक्लियस, कार्बन के पास पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हैं तो दूसरे शेल में रहेंगे बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन। ये रहा कार्बन का पिक्टोरियल डायग्राम। वैसे नाइट्रोजन की अगर बात करता हूँ तो नाइट्रोजन का ये रहा न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेकेंड शेल में। तो ये हो गया सर हमारे तीनों एलिमेंट के एटम का डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। अब एक चीज अगर देखोगे तो बोरॉन, सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज क्या है मैंने ये बताया। सो कोई भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है न्यूक्लियस अपने तरफ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच कर रखता है। सर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ गए। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है एटम के साइज के लिए। तो सर ये बोरॉन का डायग्राम है, तो बोरॉन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है 5, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है 6,
और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 7 प्रोटॉन्स है ना। तो चलो अब हम लोग एटॉमिक नंबर से कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितना न्यूक्लियर चार्ज है ये भी देखिए। इसका मतलब ऐसा है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 5, 6 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 6 और 7 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 7। तो अब आप अगर देखोगे तो सर प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हमारे मेंबर्स है। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं? 5 प्रोटॉन। यहाँ पर कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ? 6। यहाँ पर कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं? 7। तो सर खींचने वाले प्रोटॉन्स कहाँ पर ज़्यादा है? नाइट्रोजन की केस में ज़्यादा है। ये रहा कार्बन, ये रहा बोरॉन, ये बोरॉन था, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ते जा रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं प्रोटॉन्स, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 7 खिलाड़ी है, 7 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि बोरॉन का न्यूक्लियस में 5 ही प्रोटॉन हैं और सिर्फ 5 ही प्रोटॉन न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। सर यहाँ मतलब खींचने वाले खिलाड़ी ज्यादा है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर। तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है सर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा मजबूती से खींच कर रखता होगा, मतलब खिंचाव ज्यादा है नाइट्रोजन के केस में। So more is the nuclear charge, more will be the number of protons, more will be the force of attraction between nucleus and electron will come closer to the nucleus। अब ज़्यादा force of attraction है तो वो इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ गए और इलेक्ट्रॉन यदि नज़दीक आ जाते हैं न्यूक्लियस से तो सर उनके बीच का अंतर कम हो जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस कम हो गया है सर। कहने का मतलब ऐसा कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना ही ज़्यादा उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले खिलाड़ी, और जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर खिंचाव ज़्यादा रहेगा और जितना ज़्यादा खिंचाव रहेगा इलेक्ट्रॉन उतने ही न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे और इस समय हमारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो गई, मतलब एटॉमिक साइज कम हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एटॉमिक रेडियस इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो थ्योरी कैसे लिखोगे? एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कम मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस and thus atomic radius decreases. It means that atomic radius is inversely proportional to the nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज कहता है कि मेरे बढ़ने से एटॉमिक साइज कम होगा, मतलब इन तीनों में बोरॉन का एटम आकार में बड़ा रहेगा, उससे छोटा रहेगा कार्बन का एटम और उससे छोटा रहेगा नाइट्रोजन का एटम। ये ऐसे ही मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड फैक्टर के तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स। सो नंबर ऑफ शेल्स मतलब कोई
एटम में कितने शेल्स है। ये तीनों एग्जाम्पल में आपको शेल्स की संख्या 2, शेल्स की संख्या 2, शेल्स की संख्या 2 दिख रही है। तो शेल्स की संख्या बढ़ने से या शेल्स की संख्या कम होने से सर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में चेंज। सर एक एटम मैं कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोरॉन कंसिडर या फिर मैं लिथियम कंसिडर करता हूँ, मैं सोडियम कंसिडर करता हूँ, मैं पोटेशियम कंसिडर करता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का 19। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब अब आपको न्यूक्लियर चार्ज में इंटरेस्ट नहीं लेना, अभी हम नंबर ऑफ शेल्स में इंटरेस्ट लेंगे। सर 3 एटॉमिक नंबर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। ये रहा लिथियम का पिक्चर। अब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, वो समझाने की जरूरत नहीं, हमारा कंसंट्रेशन अभी नंबर ऑफ शेल्स के तरफ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं। ये न्यूक्लियस 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 9 बचे हैं। तो 9 में से दूसरा शेल 8 ही इलेक्ट्रॉन रख पाता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उतनी है। तो ये हो गया दूसरा शेल। और अब तीसरे शेल के तरफ अगर चलता हूँ तो ये रहा हमारा तीसरा शेल, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना है। ये रहा न्यूक्लियस, 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में। उसके बाद बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। तीसरे शेल में वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन रह तो सकते हैं 18, लेकिन हम लोगों ने देखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कि कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ पर आए थे तीसरे शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s में गया था चौथे शेल में। तो ये 4 8, और अब कितने बचे हैं, 8 8 16 और 2 20 हो गए, 16 और 2 18 हो गए, और अब 19वां इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में। सर यहाँ पर 2 ही शेल है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। यहाँ पर 3 शेल है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। यहाँ 4 शेल है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। जैसे कि मेरे पास अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो पहले बेंच, पहले रो में कुछ बच्चे बैठे हुए, दूसरे रो में कुछ बच्चे बैठे हुए, तीसरे रो में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये रो मतलब ही शेल्स मान के चलता, और मैं न्यूक्लियस हूँ। तो पहले बेंच, पहले रो के बच्चे मेरे से नज़दीक रहेंगे, दूसरे रो के बच्चे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तीसरे रो के बच्चे और भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे आप शेल्स बढ़ाते जा रहे हो सर, आपसे स्टूडेंट की दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स दैट, मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ये बढ़ता जाएगा। So as you increase the number of shells, the distance between the center of nucleus and outermost electron increases. So definitely 4 शेल रहने वाला एटम आकार में बड़ा रहेगा, 3 शेल रहने वाला एटम आकार में थोड़ा छोटा रहेगा, 2 शेल रहने वाला एटम ये आकार में और भी छोटा रहेगा। मतलब जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पर मेरा अभी इंटरप्रिटेशन निकला है, एटॉमिक रेडियस is directly proportional to number of shells। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट के तरफ, शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट। तो यहां पर कैसे लिखोगे नंबर ऑफ शेल्स के पॉइंट में कि एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, the distance between the nucleus and outermost electron also increases and thereby there is a increase in the atomic radius। ये number of shells के पॉइंट में। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्ड करना मतलब ढकना, हाइड करना, किसी को तो भी छुपाना। जैसे हम लोग इक्लिप्स कहते हैं, तो इक्लिप्स में भी क्या होता है, मून ढक जाता है सर। तो वैसे ही शील्ड करना मतलब ढकना,
उन दो चीज़ों के बीच में कोई तो भी तीसरी चीज़ आकर खड़ी हो जाना मतलब शील्ड होना। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही एग्जांपल लूंगा शील्डिंग इफेक्ट समझाने के लिए। अब नंबर ऑफ शेल्स भूल जाओ, न्यूक्लियर चार्ज भूल जाओ, अब शील्डिंग इफेक्ट के तरफ आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे। अब यहां पर देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में ये रहा अंतर, मतलब डिस्टेंस गिनना है मुझे ये दोनों के बीच, और ये दोनों के बीच में अंदर वाला शेल कितना है, एक। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में एक इनर शेल भी है और उस इनर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दो। यहां पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में दो इनर शेल्स है। अब दो इनर शेल्स अगर है तो इन दोनों के बीच में आने वाले इनर शेल के इलेक्ट्रॉन 8 और 2 10। और यहां पर यदि कहता हूं तो ये डिस्टेंस मुझे गिनना है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में सर 3 इनर शेल है, एक में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ऐसा कि यहां पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन 2, इनर शेल इलेक्ट्रॉन 10 एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन 18। इनर शेल इलेक्ट्रॉन के तरफ ध्यान रखना है क्योंकि सर इनके बीच में आ रहे हैं इनर शेल। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलता है ये अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चलो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं न्यूक्लियस हूं और मेरे सामने ऐसे 10 रोज बेंचेस की लगी हुई है। कोई बच्चा 10वें शेल में बैठा हुआ है, मतलब 10वें रो में बैठा हुआ है। तो सर अभी न्यूक्लियस और उस स्टूडेंट के बीच में, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में दो ही लोग हैं, हम दो ही लोग हैं, तो हम दोनों के बीच का आई कांटेक्ट 100% रहेगा। मेरा उसके ऊपर फुल कंसंट्रेशन रहेगा, मेरा उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा, मेरा उनके ऊपर फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, है ना। मतलब वो ऐसे इधर उधर मुंडी नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं रहा। फिर सर दरवाजे से कोई एक स्टूडेंट आया और आके पहले रो में बैठ गया, तो अब मेरा जो कंसंट्रेशन है, हम दोनों के बीच का कंसंट्रेशन अब पहले की तरह रहा नहीं क्योंकि हमारे बीच में कोई तो भी स्टूडेंट आकर बैठा हुआ है, हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया। फिर एक स्टूडेंट आया, तीसरे रो में जाकर बैठ गया, फिर एक स्टूडेंट आया, चौथे रो में बैठ गया। मतलब सर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब टीचर और आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ जो स्टूडेंट है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। किन की वजह से, अंदर आने वाले स्टूडेंट की वजह से, इनर शेल में बैठने वाले स्टूडेंट्स की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस या अट्रैक्शन कम कम होता जा रहा है। सो कम कम मतलब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। और ये किन की वजह से, इनर शेल में बैठने वाले बच्चों की वजह से। एंड दिस फेनोमेनॉन वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस due to the presence of inner shell electrons is called as shielding effect। तो उसे shielding effect कहा जाएगा। So shielding effect is the phenomenon by which there is a decrease in the force of attraction between nucleus and outermost electron due to the addition of इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल। सो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन लोग शील्ड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वैसे ही यहां पर तो शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ रहा है, जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। यहां दोनों के बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन 2, यहां दोनों के बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन 10, यहां दोनों के बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स 18। मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यहां पर, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यहां पर। सो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर
और इसीलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना रहना चाहिए उतना नहीं रह पा रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि डिक्रीज हो रहा है दोस्तों तो डेफिनेटली अब न्यूक्लियस की पकड़ उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले जैसी रहेगी नहीं। न्यूक्लियस थोड़ा सा न्यूक्लियस से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करेगा। एक तो अट्रैक्शन ये लोग कम कर रहे हैं और दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे, इलेक्ट्रॉन बीच रिपेल करने का भी काम करेगा। और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था यहां, लेकिन इलेक्ट्रॉन चले जाता है थोड़ा सा सामने। सो as the number of electron increases, number of inner electron increases, the force of attraction between nucleus and outermost electron decreases, and due to repulsion electron moves away from the nucleus and thereby increase in the distance between them. So shielding effect बढ़ेगा तो एटम का साइज भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो एटॉमिक रेडियस is directly proportional to the shielding effect. So atomic radius is directly proportional to the shielding effect. तो ये तीन फैक्टर हम लोगों को ध्यान रखना है। तो shielding effect के पॉइंट में क्या लिखना है आपको एग्जाम में? The phenomenon by which there is a decrease in the force of attraction between nucleus and outermost electron due to the presence of inner shell electron is called as a shielding effect. As the number of inner shell electron increases, the force of attraction between nucleus and outermost electron decreases, and due to repulsion that outermost electron moves away from the nucleus, and that's why distance between them increases. It means that atomic radius is directly proportional to the shielding effect. More the shielding effect, more will be the atomic radius, more will be the atomic size. तो ये हो गए तीन फैक्टर्स, ध्यान से इसको समझिए क्योंकि ये हमें फिर से रिपीट होंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में। तो वहाँ पर हम लोग उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए केयरफुली, सामने वाले कंसेप्ट आपको आसान लगेंगे। सो तीन फैक्टर, पहला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ सर अब ये तीन फैक्टर्स एक्सप्लेन करके हो गए। आप लोगों को क्वेश्चन रहता है कि what is atomic radius, explain the factors affecting the atomic radius and explain its trend in periodic table। तो कंप्लीट 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। सो एटॉमिक साइज को आप समझोगे बेहतर तरीके से। सो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, सो ट्रेंड कैसे चेंज होता है एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड देखना है मुझे, वो देखना है एक तो अक्रॉस द पीरियड और दूसरा होता है डाउन द ग्रुप। कैसे ध्यान रखेंगे, चलो मैं पीरियोडिक टेबल को फिर से ऐसे रफली, जितना काम है उतना ही मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड में हम लोगों ने एक्सप्लेन किए थे पीरियोडिक टेबल को। तो मैं यहाँ पर एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का फिर से। चलो ये जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फिलहाल इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये है हमारे पहले 2 कॉलम में रहने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो एलिमेंट को लिख देता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ कितने कॉलम है? 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 और ये 6वां कॉलम। सो इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ऐसे यहाँ पर 10 ग्रुप्स होते हैं। फिर ये 13वां ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और नोबल गैसेस का 0 ग्रुप, 18th ग्रुप। तो अभी हम लोग अगर इस पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को अगर देखते हैं और एलिमेंट को यदि मैं लिखता हूँ तो हाइड्रोजन लिखोगे यहाँ पर,
लिखे थे आप लोगों ने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में क्या लिखे थे उधर, हेलियम लिखे थे, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो ये रहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। मैं पूरे एलिमेंट नहीं लिखता, जितने की ज़रूरत है मैं उतने ही एलिमेंट लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी तो मैं डी ब्लॉक को बहुत मतलब इग्नोर कर देता हूँ फिलहाल। डी ब्लॉक को, मेरा इंटरेस्ट पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में है। वैसे ही आप लोग डी ब्लॉक के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। चलो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल और मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ पी ब्लॉक। और आखिरी में मैंने लिखा नोबल गैसेस। तो कैसे एलिमेंट भरे थे आप लोगों ने कल, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नोबल गैसेस में तो फ्लोरीन तक हम लोगों को ध्यान रखना है, हेलोजन फैमिली तक। उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, ऐसे ढेर सारे ले सकता हूँ। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स, रिमेंबर दैट। तो मैं कोई भी एक पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले चलना पड़ेगा अक्रॉस द पीरियड, कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में एक ही पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के तरफ मूव करते हो तो एटॉमिक साइज की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, वो एक्सप्लेन करना है अक्रॉस द पीरियड। दूसरा, डाउन द ग्रुप भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे यहीं पर। डाउन द ग्रुप मतलब जब आप कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करते हो और उस ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कैसे चेंज होगी। मैं कोई भी पीरियड सिलेक्ट कर सकता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। चलो मैं ये सेकेंड पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन वाला ग्रुप में सिलेक्ट कर लेता हूं। चलो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है चेक कर लेते हैं। फिर से वही चीजों से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। कौन से, न्यूक्लियर चार्ज, फैक्टर्स बरोबर ध्यान रखिएगा। सेकेंड फैक्टर नंबर ऑफ शेल्स, और तीसरा फैक्टर कौन सा माइंड में रखना है, शील्डिंग इफेक्ट। तो ये तीन फैक्टर की मदद से ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो अभी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग अक्रॉस द पीरियड। कोई भी मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, लिथियम बेरिलियम वाला पीरियड मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। मैं कोई भी बीच के 2-3 एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, अक्रॉस द पीरियड सेम ट्रेंड रहेगा। चलो लिथियम का एटम ड्रॉ करो सर। लिथियम का एटम, ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मैं सभी के सभी आप ड्रॉ नहीं करता। चलो सर कार्बन सिलेक्ट कर लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मैं सभी की डायग्राम ड्रॉ कर सकता था एक्सप्लेनेशन के लिए। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। वैसे मैं आखिरी वाला फ्लोरीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब सर उसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। ये ड्रॉ कर लिया है मैंने, ठीक है। चलो अब इनकी ही बात करो, बाकी चीज़ों की भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे हम लोग। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 है। इसका न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर 6 है सर, तो न्यूक्लियर चार्ज 6। इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो न्यूक्लियर चार्ज 9 रहेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अक्रॉस द पीरियड, so due to increase in atomic number definitely there is increase in the nuclear charge। और nuclear charge क्या कहते थे हमको कि भैया मैं अगर बढ़ता हूं तो एटॉमिक साइज की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहां तो बढ़ रहा है सर। सो न्यूक्लियर चार्ज कहता है कि जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के तरफ जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज कहता है मेरी वैल्यू बढ़ेगी
और मेरी वैल्यू यदि बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। देखिए ना अभी हम लोगों ने, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कह रहा है भैया मेरे हिसाब से तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। नंबर ऑफ शेल्स क्या कहते हैं, सर लिथियम में 2 शेल, कार्बन में भी 2 शेल, सर फ्लोरीन में 2 शेल। सर ये पूरे के पूरे एलिमेंट अगर आप एक ही पीरियड के लेते हो तो सभी में शेल की संख्या समान रहती है। नंबर ऑफ शेल कहता है भैया जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो मेरी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, मेरी वैल्यू सेम रहने वाली है। नंबर ऑफ शेल्स क्या कहते थे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ शेल कहता है कि भैया मेरी वैल्यू तो कांस्टेंट है, मेरी वैल्यू तो चेंज नहीं होती। जब आप एक ही पीरियड की बात करते हो तो मैं कुछ नहीं बता सकता, कांट प्रेडिक्ट। तो नंबर ऑफ शेल कहता है भैया जब आप एक पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो तो मेरी वैल्यू ना बढ़ती है ना कम होती है, तो मैं कैसे क्या बता सकता हूँ कि एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेल्स भी हाथ ऊपर कर दिए हैं। अब तीसरा फैक्टर अगर देखते हैं तो तीसरा फैक्टर कौन सा है, शील्डिंग इफेक्ट। सर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सर इनर शेल इलेक्ट्रॉन 2, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के बीच में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 2 ही है, उसी शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन गिनना। यहाँ पर भी 2 ही है। सर यहाँ पर भी न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अंदर वाले 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। सो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 2, inner shell electrons are 2, inner shell electrons are 2। सो शील्डिंग इफेक्ट कहता है भैया मेरी वैल्यू भी कैसे दिख रही है, सेम दिख रही है। तो जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो तो शील्डिंग इफेक्ट कहता है इनर शेल की इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान रहती है, और समान रहती है तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। मतलब द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर to decrease or increase the atomic size when you move across the period from left hand side to right hand side। तो अब कौन जीता, न्यूक्लियर चार्ज जीता भाई। न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है कि ओवरऑल रिजल्ट ये है, तो ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर नहीं है। एक ही पीरियड में जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो हमारी वैल्यू सेम रहती है, हमारे हिसाब से एटॉमिक रेडियस सेम रहना चाहिए। तो ये क्या कहता है फिर, न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सो सर ओवरऑल रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट दिख रहा है कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। मतलब लिथियम का एटम आकार में बड़ा रहे, उससे छोटा बेरिलियम रहे, उससे छोटा बोरॉन रहे, उससे छोटा कार्बन का एटम रहे, और इन सब में छोटा फ्लोरीन का एटम रहे। एक मार्क के लिए क्वेश्चन रह सकता है कि विच अक्रॉस इन द सेकेंड पीरियड विच इज द स्मॉलेस्ट एटम। तो स्मॉलेस्ट एटम कौन दिख रहा है, फ्लोरीन। नियॉन की बात अलग है, नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, पहला शेल भी कंप्लीट है, दूसरा शेल भी कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से सर उनका एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ट्रेडिशन अगर देख रहे हैं हम लोग, अगर रेगुलरिटी अगर देख रहे हैं, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अक्रॉस द पीरियड, सो ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। सो देयरफॉर ओवरऑल रिजल्ट इज क्या, ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड when we move from left hand side to right hand side। किसकी वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना। तो आपको एक ऐसे टेबल भी ड्रॉ करना होता है, कोई भी पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो, सेम ट्रेडिशन विल बी फॉलोड बाय ऑल द पीरियड्स। सो यहां पर आप लोगों ने एलिमेंट्स लिखे, यहां पर आप ट्रेंड लिखोगे, वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं।
आपने कौन लिए थे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीजेस। ऐसे टेबुलर फॉर्म में दिखा दिए, वैल्यूज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सर हमारे अक्रॉस द पीरियड के बारे में। तो कैसे लिखोगे? When we move across the period, atomic number increases. That's why nuclear charge increases, force of attraction increases, and that's why electron come closer to the nucleus. So, according to the nuclear charge, atomic radius should decrease. Number of shells. When we move across the period from left hand side to right hand side, the number of shells are same. That's why number of shells will not responsible to decide to govern the atomic size. Shielding effect. The number of inner shell electrons are constant when we move from left hand side to right hand side across the period, and that's why the shielding effect, the concept of shielding effect will not responsible to predict the atomic size when we move across the period, and overall result is atomic radius decreases across the period when we move from left hand side to right hand side due to increase in nuclear charge. तो ये हो गया सर, और ऐसे ही मैंने टेबुलर फॉर्म में वहां पर ड्रॉ करके बताया है। तो ये हो गया अक्रॉस द पीरियड के बारे में। चलो अब हम लोग चल रहे हैं डाउन द ग्रुप के तरफ। ऐसे ही समझना है आप लोगों को। सो एटॉमिक साइज को आप बेहतर तरीके से समझो। सो बी, अब कहाँ? ट्रेंड डाउन द ग्रुप, कि जब आप एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है। तो डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ शेल्स, और तीसरा फैक्टर क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो ये तीनों फैक्टर कैसे चेंज होते हैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। तो एक एक करके समझते हैं। कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो। सर हम लोग ग्रुप 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, हम ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया लिथियम, जैसे मैंने सिलेक्ट किया सोडियम, जैसे मैंने सिलेक्ट किया पोटेशियम, और ऐसे मैंने सिलेक्ट किया फ्रांसियम। तो कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, और वैसे ही सर इस 19 में 18 ऐड करो, 18 ऐड करो, 32 ऐड करो, आपको एटॉमिक नंबर भी लिखना आएगा। तो मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही सामने फ्रांसियम तक बढ़ते जाते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब लिथियम का ये रहा न्यूक्लियस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। Na 11 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, और तीसरे शेल में ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सर सोडियम का हिस्सा। पोटेशियम की अगर बात करते हो तो 19, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं यह डॉट नहीं लिखता, सीधा 8 लिख देता हूँ। तीसरे शेल में ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलो मैं ये 3 ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्या क्या दिख रहा है देखो। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है? न्यूक्लियर चार्ज के मुताबिक क्या होना चाहिए? सर व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस तो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज कहता है भाई मैं तो बढ़ रहा हूँ। जब आप ऊपर से नीचे आओगे डाउन द ग्रुप में, मेरी वैल्यू बढ़ रही है, और मेरी वैल्यू जब बढ़ती है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज कहता है अकॉर्डिंग टू मी एटॉमिक रेडियस शुड डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज का कहना। नंबर ऑफ शेल्स क्या कह रहे हैं वो देख लो। नंबर ऑफ शेल्स का क्या कहना है? सर हाइड्रोजन में 1 ही शेल, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, यहाँ 5 शेल, यहाँ 6, यहाँ 7 शेल। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। और नंबर ऑफ शेल्स कहते हैं भाई मेरी वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, और मेरी वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एटम का रेडियस भी बढ़ना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट, अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन कितने? 2, अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन 10, अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन ये 18।
मतलब इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी जैसे जैसे आप लोग डाउन द ग्रुप आओगे। सो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, और इसलिए कहता है शील्डिंग इफेक्ट भैया कि मैं अगर इंक्रीज हो रहा हूं तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज कहता है मेरे हिसाब से एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। नंबर ऑफ शेल्स कहते हैं भैया मेरे हिसाब से तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए। और शील्डिंग इफेक्ट कहता है कि मेरे हिसाब से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो मेरे हिसाब से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो तीन में से एक कह रहा है डिक्रीज हो, दो कहते हैं इंक्रीज हो, तो मेजॉरिटी क्या कह रही है, मेजॉरिटी कौन जीत रहा है, इंक्रीजेस वाले दो खिलाड़ी है। सो देयरफॉर ओवरऑल रिजल्ट इज, ओवरऑल रिजल्ट क्या कहता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों ऐसे हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सो सर हाइड्रोजन का एटम साइज में छोटा रहे, उससे बड़ा लिथियम रहे, उससे बड़ा सोडियम रहे, उससे बड़ा पोटेशियम रहे, उससे बड़ा रुबिडियम रहे, उससे बड़ा सीसियम रहे, और सबसे बड़ा रहना चाहिए फिर फ्रांसियम। ऐसे ही ट्रेंड आप बाकी ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब फ्लोरीन साइज में छोटा, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, इस तरीके से आप लोग सेम एनालॉजी बाकी के ग्रुप के ऊपर लगा सकते हो। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप atomic number increases, so according to the nuclear charge concept, nuclear charge increases, so atomic radius should decrease. Number of shells, when we move down the group the number of shells increases and therefore atomic radius should also increase. Shielding effect, the number of inner shell electrons increases when we move down the group and that's why shielding effect increases, और shielding effect increase होता है तो atomic radius should increases, but the overall result जो majority कहेगी वो होगा overall result is atomic radius increases when we move down the group due to the increase in number of shells। और ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में आप लोग ड्रॉ करके दे दो, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि कैसे ट्रेंड होता है। तो छोटा सा टेबल बनाते हैं जैसे डाउन द ग्रुप मैंने ड्रॉ किया था। सो यहाँ पर पहले रो में क्या लिखोगे, एलिमेंट, और यहाँ पर ट्रेंड, वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से एलिमेंट सिलेक्ट किए थे आप लोगों ने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। तो लिथियम का एटम साइज में छोटा दिख रहा था, उससे बड़ा सोडियम दिख रहा था, उससे बड़ा पोटेशियम, सबसे बड़ा फ्रांसियम। मतलब एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो ये हो गया सर कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट, वो बताया मैंने पहले। बाद में हमने बात की है कि ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, सो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और बाद में ट्रेंड डाउन द ग्रुप, सो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। और बाकी के जो कंसेप्ट पढ़ने हैं, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फोर्थ property that is electronegativity. Remember that the remaining three periodic properties totally depends on the concept of atomic size, nuclear charge, shielding effect. Remember that. तो ये वीडियो को आप लोग एक दो बार थोड़ा सा केयरफुली देखिए, सामने वाले कंसेप्ट आपको बेहद आसान लगेंगे। यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए। थैंक यू सो मच।